एक दिन एक जीनियस हाई स्कूल स्टूडेंट को एक नोटबुक मिलती है। उस नोटबुक में लिखा होता है कि जिस किसी का नाम इसमें लिखा जाएगा वह 40 सेकंड के अंदर मर जाएगा। इस नोटबुक का इस्तेमाल करके वह लड़का खुद को इस दुनिया का नया भगवान बनाने की सोचता है। कहानी की शुरुआत में हम एक शिनिगामी को देखते हैं, जिसे जापानी संस्कृति में मौत का देवता कहा जाता है। भारत में इसे यमराज जैसा समझ सकते हैं। उस शिनिगामी का नाम रयुक है। वह बैठा कुछ सोच रहा होता है, जबकि बाकी शिनिगामी बेकार के खेल खेल रहे होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लाइट यागामी को देखते हैं, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और बहुत ही होशियार है। क्लास खत्म होने के बाद जब वह घर जा रहा होता है, तब वह टीवी पर खबरें देखता है। खबरों में दुनिया भर के अपराध दिखाए जा रहे होते हैं और यह साफ नजर आता है कि दुनिया में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। रयुक और लाइट दोनों की सोच एक जैसी है। दोनों को लगता है कि दुनिया खराब हो चुकी है और इसे बदलने की जरूरत है। अगले दिन लाइट क्लास में बैठा होता है, लेकिन वह लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहा होता क्योंकि उसे सब कुछ पहले से ही आता है। तभी वह खिड़की से बाहर देखता है और उसे आसमान से एक नोटबुक गिरती हुई दिखाई देती है। स्कूल खत्म होने के बाद वह उस नोटबुक को देखने जाता है। नोटबुक वहीं पड़ी होती है। जब वह उसे उठाता है तो उस पर डेथ नोट लिखा होता है। वह नोटबुक खोलता है और उसमें लिखा होता है कि जिस व्यक्ति का नाम इसमें लिखा जाएगा कि वह मर जाएगा। लाइट को लगता है कि यह कोई मजाक है, इसलिए वह नोटबुक वापस रख देता है। लेकिन उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि कहीं यह सच तो नहीं। घर जाते समय वह नोटबुक उठा लेता है। घर पहुंचकर वह उस नोटबुक के नियम पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि जिसका नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा वह 40 सेकंड के अंदर हार्ट अटैक से मर जाएगा। लेकिन नाम लिखते समय उस व्यक्ति का चेहरा आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि एक ही नाम वाले किसी और व्यक्ति की गलती से मौत ना हो। अगर हार्ट अटैक के अलावा किसी और तरीके से मारना है तो 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरी जानकारी लिखनी होगी कि कैसे, कब और कहां उसकी मौत होगी। यह सब पढ़ने के बाद लाइट अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है कि अगर यह मजाक है तो बहुत ही डिटेल में बनाया गया है। वह सोचता है कि क्यों न इसे आजमाया जाए। वह पेन उठाता है, लेकिन नाम लिखने से पहले सोचता है कि अगर सच में कोई मर गया तो वह एक हत्यारा बन जाएगा। तब टीवी पर लाइव न्यूज आती है कि एक अपराधी ने एक बिल्डिंग में कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स को बंधक बना लिया है। न्यूज रिपोर्टर बताता है कि यही अपराधी पिछले हफ्ते एक शॉपिंग मॉल में भी अपराध कर चुका है। टीवी पर उस अपराधी का नाम और चेहरा दिखाया जाता है। लाइट उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है और 40 सेकंड तक इंतजार करता है। 40 सेकंड बीत जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वह सोचता है कि यह सब बेकार है और किसी ने उसके साथ मजाक किया है। वह टीवी बंद करने ही वाला होता है, तभी देखता है कि बिल्डिंग से सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स सुरक्षित बाहर आ रहे हैं। फिर न्यूज में बताया जाता है कि उस बिल्डिंग में मौजूद अपराधी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। टीचर्स बताते हैं कि वह आदमी अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। यह सुनकर लाइट समझ जाता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने डेथ नोट में लिखा था। यह देखकर लाइट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर भी वह सोचता है कि शायद यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो। क्या सच में यह नोटबुक काम करती है? पक्का करने के लिए वह इसे एक बार और आजमाने का फैसला करता है। अगले दिन स्कूल में लाइट देखता है कि सूदो नाम का एक लड़का एक दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है और उससे पैसे मांग रहा है। लाइट सोचता है कि अगर ऐसे लोग दुनिया से खत्म हो जाएं, तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? शायद नहीं। लेकिन वह यह भी सोचता है कि जिन लोगों को वह जानता है उन्हें मारना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे वह खुद फंस सकता है। घर जाते समय लाइट देखता है कि कुछ गुंडे बाइक पर एक लड़की को छेड़ रहे हैं। लाइट पास की एक दुकान में चला जाता है और वहां उसे पता चलता है कि उस गैंग के लीडर का नाम शिबुइमारो है। अब लाइट डेथ नोट निकालकर उसका नाम अलग अलग स्पेलिंग में लिखता है, क्योंकि डेथ नोट में सही स्पेलिंग जरूरी होती है। सभी संभावित स्पेलिंग लिखने के बाद वह मौत का कारण ट्रैफिक एक्सीडेंट लिख देता है। 40 सेकंड बाद जब लड़की उनसे बचकर भागती है तो गैंग लीडर बाइक से उसका पीछा करता है। तभी अचानक एक ट्रक आता है और उसे जोरदार टक्कर मार देता है। वह बिल्कुल वैसे ही ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर जाता है जैसा लाइट ने लिखा था। अब लाइट को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि डेथ नोट असली है और सच में काम करती है। इस समय तक लाइट 2 लोगों की जान ले चुका होता है। उसका दिमाग उलझ जाता है और उसे बुरा भी लगता है कि उसने क्या कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम शिनिगामी रयुक को देखते हैं। वह बाकी शिनिगामियों को बताता है कि उसने अपना डेथ नोट इंसानों की दुनिया में गिरा दिया है। बाकी शिनिगामी उस पर हंसते हैं। हम देखते हैं कि रयुक के पास एक दूसरा डेथ नोट भी है,
फिर एक पोर्टल खुलता है जो इंसानों की दुनिया और शिनिगामी लोक को जोड़ता है। रयुक अपने पंख फैलाकर उस पोर्टल से इंसानों की दुनिया में आ जाता है। इधर लाइट घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे टेस्ट का रिजल्ट दिखाती है, जिसमें वह फिर से पहले नंबर पर आया होता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है। लाइट सीधे अपने कमरे में चला जाता है। वहां वह डेथ नोट खोलता है और दिखता है कि उसने 5 दिनों में बहुत सारे नाम लिख दिए हैं। उन नामों को देखकर वह हंसने लगता है। तभी अचानक रयुक वहां आ जाता है। उसे देखकर लाइट बुरी तरह डर जाता है और नीचे गिर पड़ता है। रयुक कहता है कि तुम डेथ नोट के बारे में जान चुके हो। मैं ही वह शिनिगामी हूं जिसने इसे गिराया था। लाइट कहता है कि मुझे पता था यह कोई साधारण नोटबुक नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रयुक डेथ नोट में लिखे इतने सारे नाम देखकर हैरान हो जाता है कि लाइट ने सिर्फ 5 दिनों में इतना सब कर दिया। लाइट पूछता है कि क्या तुम मुझे सजा देने आए हो? रयुक हंसकर कहता है कि कोई सजा नहीं। जब डेथ नोट इंसानों की दुनिया में गिरती है तो जो उसे उठाता है वही उसका मालिक बन जाता है। अब यह डेथ नोट तुम्हारी है। तुम इसका जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम इसे छोड़ना चाहो तो तुम्हारी सारी यादें मिटा दी जाएंगी। रयुक यह भी बताता है कि जो लोग डेथ नोट का इस्तेमाल करते हैं वे ना स्वर्ग जाते हैं और ना ही नरक। और जब तुम्हारी मौत का समय आएगा तो तुम्हारा नाम मैं अपनी डेथ नोट में लिखूंगा। रयुक लाइट से पूछता है कि बाकी अपराधियों को तो तुमने हार्ट अटैक से मारा, लेकिन उस गैंग लीडर को ट्रैफिक एक्सीडेंट से क्यों मरवाया? लाइट कहता है कि अगर सब लोग हार्ट अटैक से मरेंगे तो दुनिया को शक हो जाएगा कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इसलिए उसने तरीका बदला। फिर लाइट कहता है कि अब यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह दुनिया से अपराध खत्म करे। जब लोगों को पता चलेगा कि कोई भगवान सब देख रहा है तो वे डरेंगे और सुधर जाएंगे। तब दुनिया में अपराध नहीं रहेगा और लोग बिना डर के अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। लाइट ही कहता है, मैं इस नई दुनिया का नया भगवान बनूंगा। यह सुनकर रयुक बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो मजा आने वाला है। अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद लाइट घर जा रहा होता है। रयुक लगातार उससे बात करने की कोशिश करता है। लाइट उसे कहता है, जरा धीरे बात करो, लोग तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन मेरी आवाज सुन सकते हैं। तभी एक आदमी लाइट से बात करने की कोशिश करता है तो लाइट कह देता है कि वह अभी थोड़ा व्यस्त है। घर पहुंचकर लाइट फिर से कई अपराधियों के नाम डेथ नोट में लिखने लगता है। वह रयुक से कहता है कि उसके पास नाम लिखने का समय बहुत कम होता है क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई में भी टॉप करना है। तभी उसकी बहन सायु दरवाजा खटखटाती है। वह कहती है कि उसे होमवर्क में मदद चाहिए। लाइट तुरंत डेथ नोट को दराज में छुपाकर दराज बंद कर देता है और सायु को अंदर बुला लेता है। रयुक कहता है कि अगर वह लाइट की जगह होता तो डेथ नोट को ऊपर वाली दराज में नहीं रखता, क्योंकि अगर कोई और उसे छू लेगा तो वह भी रयुक को देख पाएगा। लाइट गुस्से में कहता है कि यह बात पहले क्यों नहीं बताई, इतनी जरूरी बात अभी बता रहे हो। फिर भी वह शांत रहने की कोशिश करता है और अपनी बहन की मदद करता है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ICPOD की मीटिंग चल रही होती है। अलग अलग देशों के अधिकारी बैठे होते हैं। एक अधिकारी कहता है कि सिर्फ एक हफ्ते में 52 अपराधियों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। कोई कहता है कि इसमें क्या बुरा है, वे सब अपराधी थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह सामान्य नहीं है। इतने सारे लोगों को एक साथ हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। मीटिंग का प्रमुख सबको शांत कराता है और कहता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें एल को बुलाना होगा। बाकी लोग आपस में पूछते हैं कि यह एल कौन है। प्रमुख बताता है कि एल एक मशहूर जासूस है जिसकी असली पहचान किसी को नहीं पता। उसने आज तक के सबसे कठिन केस सुलझाए हैं और वह IPU का लीडर है। उसने अब तक हर केस सॉल्व किया है जो उसे दिया गया। एक सदस्य पूछता है कि उससे संपर्क कैसे करेंगे। तभी प्रमुख एक आदमी की तरफ इशारा करता है जिसका नाम वाटारी है। वही एल से संपर्क करता है। वाटारी अपना लैपटॉप खोलता है और एल का मैसेज सुनाई देता है। एल कहता है, गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मेरा नाम एल है और मुझे आप सबकी मदद चाहिए। एल को शक है कि यह हत्यारा जापान में है, इसलिए वह एक टेस्ट करने की योजना बनाता है। उधर लाइट रयुक को अपनी दराज दिखाता है। ऊपर एक साधारण डायरी रखी होती है। लाइट बताता है कि असली डेथ नोट उस डायरी के नीचे छुपी है। उसे निकालने के लिए वह पेन की रिफिल को दराज के नीचे बने एक छोटे छेद में डालता है। तभी छुपा हुआ हिस्सा खुलता है। लाइट ने डेथ नोट छुपाने के लिए बहुत मजबूत सिस्टम बनाया है। अगर कोई ऊपर से डायरी हटाकर डेथ नोट निकालने की कोशिश करेगा तो वह अपने आप जल जाएगी।
लाइट कहता है कि अगर किसी को शक हुआ तो वह कह देगा कि वह अपनी पर्सनल डायरी छुपा रहा था जिसमें उसने कुछ गलत बातें लिखी थी। वह जेल जाने से बेहतर समझता है कि उसका हाथ जल जाए, कम से कम जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। इधर शहर में हर दिन अपराधियों की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। लोग इस रहस्यमयी हत्यारे को एक नाम दे देते हैं, किरा। धीरे धीरे पूरी दुनिया को किरा के बारे में पता चल जाता है। कुछ अधिकारी इसे सिर्फ एक संयोग मानते हैं, लेकिन आम लोगों में अलग अलग राय बनने लगती है। कुछ लोग किरा का समर्थन करने लगते हैं, उसे सही ठहराते हैं और यहां तक कि उसके नाम पर दान भी देने लगते हैं। जो लोग गलत काम करते हैं वे डर में जीने लगते हैं, और जो ईमानदार लोग हैं वे किरा पर भरोसा करने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लाइट चाहता था। तभी पूरी दुनिया में एक लाइव टीवी प्रसारण होता है। टीवी पर एक आदमी सूट बूट पहनकर खड़ा होता है। उसका नाम लिंडेल टेलर बताया जाता है। सभी अधिकारी यह लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। एक अधिकारी हैरानी से पूछता है कि एल ने आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया, फिर आज अचानक सामने कैसे आ गया। चीफ कहता है कि शायद इस बार मामला बहुत गंभीर है। टीवी पर खड़ा वह आदमी किरा को संबोधित करता है। वह कहता है, किरा, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें लग सकता है कि तुम सही हो, लेकिन तुम असल में अपराध कर रहे हो। तुम बुरे हो। यह सुनकर लाइट को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वह लिंडेल टेलर का नाम डेथ नोट में लिख देता है। लाइट कहता है, अगर तुम थोड़ा और होशियार होते तो मजा आता, लेकिन आज तुम्हारी कहानी खत्म। मिलते हैं नरक में। 40 सेकंड बाद लिंडेल टेलर अचानक गिर पड़ता है और हार्ट अटैक से मर जाता है। उसे कैमरे से हटा दिया जाता है। तभी स्क्रीन पर एक बड़ा एल दिखाई देता है। लाइट चौंक जाता है। फिर एक बदली हुई, पहचान छुपाने वाली आवाज सुनाई देती है। असली एल की आवाज। एल कहता है कि अब उसे यकीन हो गया है कि किरा बिना सामने आए किसी को भी मार सकता है। अगर उसने अपनी आंखों से यह न देखा होता तो वह कभी विश्वास नहीं करता। फिर एल किरा को चुनौती देता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ। लोग टीवी पर यह देख रहे होते हैं और चिल्लाने लगते हैं, किरा, इसे मारो। लेकिन जैसा हम जानते हैं, बिना असली नाम और चेहरा जाने लाइट किसी को नहीं मार सकता, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रह जाता है। तब एल एक बड़ा खुलासा करता है। वह कहता है कि यह कोई विश्वव्यापी प्रसारण नहीं था, यह सिर्फ जापान के कांतो क्षेत्र में दिखाया गया था। अब उसे यकीन हो गया है कि किरा कांतो क्षेत्र में ही रहता है। उसने अपने पहले शिकार के आधार पर यह अंदाजा लगाया था। कांतो की आबादी ज्यादा है, इसीलिए ढूंढना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। वह कहता है, मैं तुम्हें बहुत जल्द पकड़ लूंगा और सख्त सजा दिलवाऊंगा। प्रसारण खत्म हो जाता है। पुलिस अधिकारी हैरान रह जाते हैं कि एल ने कितनी चतुराई से किरा की लोकेशन का अंदाजा लगा लिया। उधर लाइट मन ही मन कहता है, एल, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा। दोनों अलग अलग जगह बैठकर एक दूसरे को खत्म करने की कसम खाते हैं। इसके बाद हमें जापान पुलिस हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। वहां किरा के केस पर चर्चा हो रही होती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि उन्हें 2000 से ज्यादा मिस्ड कॉल आए हैं। 14 लोग दावा करते हैं कि वे किरा को जानते हैं। 21 लोग खुद को ही किरा बताते हैं। जांच में पता चलता है कि ज्यादातर मौतें शाम 4 बजे से रात 2 बजे के बीच हुई हैं, खासकर वीकडेज पर, जबकि 68 मौतें रात 8 बजे से 12 बजे के बीच हुई। शनिवार, रविवार और छुट्टियों में मौतों की संख्या और बढ़ जाती है। यह सब देखकर एल लैपटॉप के जरिए कहता है कि किरा कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक छात्र है। वह एक बच्चा है जो खुद को भगवान समझने लगा है और अपने तरीके से न्याय लाना चाहता है। तभी एक अधिकारी कहता है कि वह किरा का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जापान में अपराध दर काफी कम हो गई है। हालांकि बाकी अधिकारी उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और चीफ उसे चुप करा देता है। आखिर में एल एक अहम सवाल पूछता है, क्या जिन लोगों की मौत हुई उनकी पहचान और फोटो पहले से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे? एल ने पुलिस से पूछा था कि क्या जिन अपराधियों की मौत हुई उनके नाम और फोटो पहले से पब्लिक थे, जैसे सोशल मीडिया पर, या सिर्फ नाम ही बताया गया था। अब अधिकारी इस बात की जांच शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ लाइट अपनी बहन सायु को पढ़ा रहा होता है। तभी उसके पापा कमरे में आते हैं और सायु वहां से चली जाती है। रयुक लाइट से वो कहता है, तुम बहुत रिलैक्स लग रहे हो। लाइट जवाब देता है, अगर पुलिस मुझे पकड़ने भी आए तो मुझे बिल्कुल सामान्य रहना होगा ताकि किसी को शक ना हो। लाइट नीचे आता है। हमें पता चलता है कि पुलिस चीफ ही लाइट के पिता हैं। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। उसके पापा लाइट से पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। उसकी माँ और बहन उसकी बहुत तारीफ करती हैं,
कि वह हर टेस्ट में पहला आता है। घर में सब खुश हैं और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं कि लाइट क्या कर रहा है। खाने के बाद रयुग लाइट के कमरे में आता है और कहता है, तुम्हें अपने पिता पर इतना भरोसा है? लाइट कहता है, हाँ, और मैं उनका कंप्यूटर आसानी से हैक कर सकता हूं। फिर लाइट अपने पापा का कंप्यूटर हैक करता है और किरा केस की सारी फाइलें और रिकॉर्डिंग देखता है। उसे पता चलता है कि पुलिस को शक है कि किरा कोई स्टूडेंट हो सकता है। तब लाइट सोचता है कि डेथ नोट में सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं बल्कि मौत का तरीका भी लिखा जा सकता है। 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अगर मौत का पूरा विवरण लिख दिया जाए तो व्यक्ति को अलग तरीके से भी मारा जा सकता है। वह सोचता है कि अगर वह हर अपराधी को अलग अलग तरीके से मारेगा तो मामला और उलझ जाएगा। इसके बाद लाइट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता रहता है, स्कूल जाना, खेलना, लेकिन दूसरी तरफ अपराधियों की मौतें जारी रहती हैं। जापानी पुलिस हेडक्वार्टर में 3 अधिकारी चीफ से कहते हैं कि कल फिर 24 लोग मरे और उससे पहले 23। वे कहते हैं कि शायद किरा स्टूडेंट नहीं है क्योंकि ये मौतें वर्किंग डेज पर हुई हैं। कोई कहता है कि हो सकता है वह छुट्टी लेता हो। दूसरा कहता है कि शायद उसने अपने मारने का पैटर्न बदल दिया है। इसका मतलब हो सकता है कि किरा को पुलिस की फाइलों की जानकारी मिल रही है क्योंकि किरा स्टूडेंट है। यह बात सिर्फ पुलिस को पता थी। उधर लाइट घर जाते हुए सोचता है कि अब तक पुलिस को शक होना शुरू हो गया होगा। दूसरी तरफ हम पहली बार एल को ठीक से देखते हैं। वह सोचता है कि यह असंभव है। किरा को पुलिस फाइल की जानकारी कैसे मिल सकती है? रयुक लाइट से कहता है, अगर तुम ऐसे ही पैटर्न बदलते रहे तो शक तुम पर ही आएगा। लाइट जवाब देता है, मैं चाहता हूं कि वे मुझे ढूंढें, तभी मैं उन्हें खत्म कर पाऊंगा। इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी मैं पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर सकता। बाहर से ऐसा लगता है कि पुलिस और एल मिलकर किरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एल और पुलिस अधिकारी एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में 3 अधिकारी नौकरी छोड़ने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि एल तो लैपटॉप के पीछे छुपा रहता है, उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन हम पुलिस अधिकारी अपना नाम और फोटो वाला बैज लेकर मैदान में काम करते हैं। अगर किरा को हमारे नाम और चेहरे मिल गए तो वह हमें मार सकता है, इसलिए वे इस्तीफा देने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ लाइट के स्कूल में हम देखते हैं कि रयुक नोटिस करता है कि कोई आदमी कोने में खड़ा होकर लाइट को ध्यान से देख रहा है, और उसी समय एल सभी पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट मंगवाता है और जांच को और गहरा करने की तैयारी करता है। रिपोर्ट में कुल 141 पुलिस अधिकारियों के नाम थे। एल कहता है कि एक बात पक्की है, किरा इन 141 लोगों में से किसी एक से जुड़ा हुआ है, शायद उनका रिश्तेदार या परिवार का सदस्य। तभी चीफ की रिपोर्ट खुलती है, जो कि लाइट के पिता हैं। एल उनकी रिपोर्ट ध्यान से पढ़ने लगता है। उधर लाइट और रयुक घर की ओर जा रहे होते हैं। रयुक कहता है, डेथ नोट किसी और को नहीं, तुम जैसे इंसान को ही मिलनी चाहिए थी। मैं न तुम्हारे साथ हूं न खिलाफ। मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक यह नोटबुक खत्म नहीं होती या तुम खत्म नहीं हो जाते। फिर रयुक बताता है कि कोई आदमी काफी देर से लाइट का पीछा कर रहा है। लाइट चौंक जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक आदमी छुप जाता है। लाइट कुछ देर रुकता है, फिर आगे बढ़ता है, लेकिन अब वह घबरा चुका है। उसे लगता है कि उसे जल्द से जल्द उस आदमी से छुटकारा पाना होगा। घर पहुंचकर लाइट खिड़की से नीचे देखता है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। वह सोचता है कि पहले उसे पता लगाना होगा कि वह आदमी कौन है, तभी वह उसे मार सकेगा। तबीयत रयुक लाइट से कहता है कि शिनिगामी और इंसान में 2 बड़े अंतर होते हैं। पहला, अगर कोई इंसान 60 साल जीने वाला है और शिनिगामी उसे 40 साल की उम्र में डेथ नोट से मार देता है, तो उसके बचे हुए 20 साल शिनिगामी की जिंदगी में जुड़ जाते हैं। और अगर कोई शिनिगामी पर हमला करे, गोली मारे या सिर काट दे, तब भी वह नहीं मरता। लेकिन यह नियम सिर्फ शिनिगामी पर लागू होता है, इंसानों पर नहीं। दूसरा अंतर, शिनिगामी के पास शिनिगामी आंखें होती हैं। जब भी वह किसी इंसान को देखता है, उसे तुरंत उस व्यक्ति का नाम और उसकी बची हुई उम्र दिखाई देती है। रयुक कहता है कि अभी वह लाइट के ऊपर उसका नाम और उसकी बाकी जिंदगी साफ देख सकता है, इसलिए शिनिगामी को किसी का नाम या जन्मतिथि जानने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन रयुक एक और बात बताता है, जो शिनिगामी डेथ नोट इंसानों की दुनिया में गिराता है, वह उस इंसान को अपनी आंखें दे सकता है, अगर दोनों के बीच एक सौदा हो जाए। लाइट हैरान होकर पूछता है, कैसा सौदा? रयुक कहता है, अगर तुम मेरी आंखें चाहते हो तो तुम्हें अपनी आधी जिंदगी मुझे देनी होगी। अगर तुम 50 साल और जीने वाले हो तो अब सिर्फ 25 साल जियोगे। लाइट यह सुनकर चुप हो जाता है।
वह सोचता है कि अगर उसे शिनिगामी आंखें मिल जाएं, तो वह किसी का भी नाम देखकर तुरंत उसे मार सकता है। डेथ नोट का इस्तेमाल और आसान हो जाएगा। प्रयोग पूछता है, तो क्या कहते हो, सौदा पक्का? हम देखते हैं कि बाहर वही जासूस लाइट पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन लाइट सौदा ठुकरा देता है। वह कहता है, मैं एक नई दुनिया बनाना चाहता हूं जहां कोई अपराध न हो। मैं उस दुनिया का भगवान बनना चाहता हूं। अगर तुम मेरी जिंदगी बढ़ाने का ऑफर देते तो शायद सोचता, लेकिन उसे आधा करना, बिल्कुल नहीं। फिर लाइट के दिमाग में एक नया प्लान आता है। उसे समझना है कि उसका पीछा करने वाला आदमी उसका नाम कैसे जान सकता है। वह डेथ नोट के नियमों को और गहराई से आजमाने का फैसला करता है। अगर वह मौत का कारण लिखता है तो उसके पास 6 मिनट 40 सेकंड होते हैं पूरी घटना का विवरण लिखने के लिए। यहां तक कि मौत का समय भी तय कर सकता है। अब वह प्रयोग करेगा कि वह इसे कितनी दूर तक कंट्रोल कर सकता है। अगली सुबह पुलिस हेडक्वार्टर में चीफ को कॉल आता है। खबर मिलती है कि 6 और लोग मर चुके हैं और सभी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा अलग था। मरने से पहले उन सभी ने कुछ अजीब बातें कही थीं। एक ने मरने से पहले अपने खून से दीवार पर एक निशान बनाया। दूसरे ने किसी दूसरी भाषा में कुछ ऐसा लिखा जिसका कोई मतलब नहीं था। तीसरा अपनी सेल से भागकर बाथरूम गया और वहीं उसकी मौत हो गई। अब एल सोचने लगता है कि क्या लाइट मरने से पहले लोगों के कामों को कंट्रोल कर सकता है? क्या वह उनसे वही करवा सकता है जो वह चाहता है? एल तुरंत आदेश देता है कि यह सारी रिपोर्ट किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए। उसे लगता है कि किरा इस समय कोई प्रयोग कर रहा है और अगर ये सब बातें मीडिया में चली गईं तो मामला और उलझ जाएगा। उधर लाइट फिर से अपने पिता के कंप्यूटर को हैक करता है और उन सभी अपराधियों की मौत की रिपोर्ट देखता है। वह समझ जाता है कि उसने डेथ नोट में जैसा लिखा बिल्कुल वैसा ही हुआ। पहला अपराधी बाथरूम गया और मर गया। दूसरे ने वही साइन बनाया जैसा लाइट ने लिखा था। तीसरे ने वही चिट्ठी लिखी जैसा डेथ नोट में लिखा गया था। यानी तीनों ने वही किया जो लाइट चाहता था। लेकिन बाकी 3 ऐसा नहीं कर पाए। चौथे के लिए लाइट ने लिखा था कि वह 1 घंटे के अंदर एफिल टॉवर पर चढ़कर कूदकर आत्महत्या करेगा। लेकिन जापान से 1 घंटे में एफिल टॉवर पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए वह सिर्फ हार्ट अटैक से मर गया। 5वें के लिए लिखा था कि वह मरने से पहले दीवार पर एल का चेहरा बनाएगा, लेकिन उसने कभी एल को देखा ही नहीं था, इसलिए वह चेहरा नहीं बना पाया और हार्ट अटैक से मर गया। 6ठे के लिए लाइट ने लिखा था कि वह एल की सारी जानकारी देगा, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि एल कौन है, इसलिए वह भी ऐसा नहीं कर पाया और हार्ट अटैक से मर गया। इससे साफ हो गया कि डेथ नोट से असंभव काम नहीं करवाए जा सकते। तो दोस्तों, यह था डेथ नोट का पार्ट 1। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे, क्या एल लाइट यागामी को पकड़ पाएगा? क्या किरा का असली सच सबके सामने आएगा, या फिर लाइट पुलिस के हाथों मारा जाएगा? अब आगे क्या होगा, यह जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले धमाकेदार एपिसोड का। और हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल पीयूष एक्सप्लेन्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।